गुड डे गाइस, वेलकम टू करियर फोकस उधमपुर यूट्यूब चैनल। हम न्यू टॉपिक एक लेकर आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से JKSSB एंड JKPSC ने अभी तक जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं इस टॉपिक से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हैं। चाहे आप SI का एग्जाम उठा के देखिए, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम उठा के देखिए, चाहे आप FA का एग्जाम उठा के देखिए, हर एग्जाम में इस टॉपिक से J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आया है। ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एक्ट ने हमारी जो पहले स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, इसको 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम सारा कवर करेंगे आज, तो शुरू करते हैं। ये जो एक्ट है इसको 5 अगस्त 2019 में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था। ऑन 5 अगस्त। और ये उसी दिन पास भी हो गया था। नेक्स्ट डे यानी कि 6 अगस्त 2019 6 अगस्त को ये एक्ट लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और उसी दिन ये वहां से भी पास हो गया था। एंड देन इसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला ऑन 9 अगस्त। 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने भी, जो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया और ये फाइनली इंप्लीमेंट जो हुआ वो हुआ 31 अक्टूबर 2009। ये चारों डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछी भी जा चुकी है, तो ये 4 डेट्स आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये जो हमारा एक्ट है इसमें 14 पार्ट्स हैं, 103 सेक्शंस हैं एंड 5 शेड्यूल्स हैं। ये जो एक्ट है उसको 14 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इन 14 पार्ट्स में 103 सेक्शंस हैं एंड अलग से 5 शेड्यूल्स भी दे रखे हैं। ये तीनों चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक करके इन 14 पार्ट्स को और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को, पूरे 103 हमें नहीं पढ़ने हैं, बट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये 5 शेड्यूल भी बहुत सिंपल और इजी हैं, पांचों हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। पार्ट फर्स्ट, जिसका टाइटल है प्रिलिमिनरी। इस पार्ट में सिर्फ जो डेफिनेशंस वगैरह होती हैं वो दी गई है, जैसे कि अगर यूटी और J&K लिखा है तो उसका क्या मतलब है, अगर स्टेट लिखा है तो उसका क्या मतलब है। ऐसे ही हर चीजों की यहाँ पे इस पार्ट में डेफिनेशंस दी होती हैं। हमारे लिए सिर्फ पार्ट 1 और उसका टाइटल प्रिलिमिनरी, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स इट। जो हमारा सेकंड पार्ट है, पार्ट 2, उसका नाम है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ J&K। जो हमारी पुरानी स्टेट थी अक्टूबर से पहले,
उसमें उसको रीऑर्गेनाइज कैसे किया है वो बताया गया। इसमें हमारा सेक्शन 3 आता है, सेक्शन 3। उसमें बताया गया है कि जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बनी है उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, यूटी ऑफ लद्दाख हैविंग डिस्ट्रिक्ट्स लेह एंड कारगिल। और इसी पार्ट में हमारा सेक्शन 4 है, उसमें जो हमारी न्यू यूटी बनी है जम्मू एंड कश्मीर की, उसके बारे में बताया है। यूटी ऑफ JNK comprises of districts of the erstwhile state except for Leh and Kargil। मतलब कि जो स्टेट में हमारे पहले डिस्ट्रिक्ट्स थी वो ही डिस्ट्रिक्ट हमारे यूपी में भी रहेंगी एक्सेप्ट फॉर लेह एंड कारगिल, यानी इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के जो पहले 20 डिस्ट्रिक्ट्स थी वो सारी हमारी यूटी एंड JNK में काउंट होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें सबसे ज्यादा सेक्शंस हैं एंड इसी को हम अच्छे से थॉरोली पढ़ेंगे। पार्ट 3 इसका नाम है रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। यहां पे लेजिस्लेचर इसलिए वर्ड यूज किया गया है क्योंकि इसी पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि यहां से लोकसभा में कितने मेंबर्स होंगे, राज्यसभा में कितनी सीट्स होंगी, और जो हमारी स्टेट असेंबली बनेगी, सॉरी हमारी जो यूपी में असेंबली बनेगी उसमें कितनी सीट्स होंगी और लद्दाख में होंगी या नहीं होंगी, जो भी उसका डिवीजन किया गया वो हमारे इस पार्ट में होगा। सबसे पहले इसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो है सेक्शन 9 पार्ट 1। इसमें लिखा हुआ है कि जो 4 सीट्स हैं फ्रॉम 4 सीट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर यूटी राज्यसभा इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा में जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, अपर हाउस हमारे पार्लियामेंट का, उसमें JNK से 4 सीट्स होंगी। एंड जो नेक्स्ट सेक्शन है इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन 10, उसमें लिखा है लोकसभा में हमारी कितनी सीट्स होंगी, 5 सीट्स फ्रॉम JNK in Lok Sabha and 1 seat from Ladakh in Lok Sabha। यानी कि लोकसभा जहां पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, हम लोग जो भी 18 ईयर से ऊपर है वोट कर सकता है, वहां पे JNK जो यूटी बन गया वहां से 5 सीटें लोकसभा में होंगी, 5 लोग रिप्रेजेंट करेंगे हमारी यूटी को, और लद्दाख से 1 सीट होगी। अब ये जो सीट्स हैं इनको जो शेड्यूल 2 है हमारा उसमें मेंशन किया होगा, शेड्यूल 2, और जो हमारी राज्यसभा वाली है उसको शेड्यूल 1 में।
जो कि हम एंड में हमारे सारे पार्ट्स खत्म हो जाए उसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 13। सेक्शन 13 में हमारा लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 239A है, 239A जो है वो एप्लीकेबल होगा हमारी J&K यूटी पे। आर्टिकल 239 एप्लीकेबल अब इस आर्टिकल 239 में क्या लिखा हुआ है कि ये होगी तो यूनियन टेरिटरी, इसको जो हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिस होगा जिसको लीड करेंगे वो हमारे गवर्नर नहीं होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, जो आगे के सेक्शंस में मेंशन है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, यानी कि 239 पे जो हमारी इससे पहले एक यूनियन टेरिटरी है जो इसी सेम मॉडल को फॉलो करती है, जिसको J&K यूटी को उस पर बेस किया गया है, वो है हमारी The same model is applied to the Union Territory of J&K. The next important section is section 14. इस सेक्शन में मेंशन किया गया है कि जो यूटी बनी है उसमें गवर्नर नहीं होंगे, उसमें हमारे होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। अपॉइंटमेंट ऑफ एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इस टाइम पे हमारे एलजी हैं श्री मनोज सिन्हा जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 14 सब सेक्शन 2। इसमें हमारा बोला गया है कि जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। इसका मतलब यह है कि जो पहले हमारी स्टेट थी उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता था, बट अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इस एक्ट ने उसको एबॉलिश कर दिया है। अब कोई भी अपर हाउस नहीं होगा, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, यानी कि एमएलएज बनेंगे जो हम लोग इलेक्ट करेंगे, जो भी 18 ईयर से ऊपर है सिर्फ वही हमें रिप्रेजेंट करेंगे असेंबली। मूविंग ऑन, सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 14 सब सेक्शन 3। अब लेजिस्लेटिव असेंबली तो बना दी, पर इसमें सीट्स कितनी होंगी तो वो ये बताता है। जो इस सेक्शन में लिखा गया है 107 सीट्स होंगी, जो कि बाद में डिलिमिटेशन कमीशन और इसको अमेंड करके बढ़ा दी गई थी 114 सीट्स, यानी कि 7 सीट्स हमने इसमें और ऐड कर दी।
बट इस सेक्शन में 107 सीट्स ही मेंशन है। जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 14 4A, उसमें 24 सीट्स रिजर्व की गई हैं ओ POK, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारा वहां पे पाकिस्तान ने एरिया कैप्चर कर रखा है, इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, वहां के लिए हमने 24 सीट्स रिजर्व कर रखी हैं। इसका मतलब जहां पे हम सच में इलेक्शंस के लिए वोट करेंगे वो होगी हमारी 83 सीट्स, जो कि 7 बढ़ाने के बाद अब हो जाएंगी 90। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 46, सेक्शन 40 सब सेक्शन 6। इसमें हमारे पार्लियामेंट में और बाकी सारे स्टेट्स के लेजिस्लेचर में कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए, ताकि उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके, ताकि वहाँ के लोग भी हाईएस्ट जो हमारी बॉडीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, वहाँ तक अपनी बात को, अपनी प्रॉब्लम्स को पहुँचा सके। इसमें सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके लिए सीट्स को रिजर्व कर रखा है। जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन 15 है। अब बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि जो भी ज्यादातर MLA या हमारा MP, अगर हम पार्लियामेंट में देखें, वहां पे विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। स्पेशली अगर आप हमारी स्टेट में देखें तो यहाँ पे तो वीमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा कम है। तो इसमें एक सेक्शन 15 डाला गया जिसमें ये लिखा है कि अगर LG को ऐसा लगता है कि वीमेन का रिप्रेजेंटेशन जो भी इलेक्शन होंगे नेक्स्ट, अगर उसमें वीमेन जो है अगर कम इलेक्ट हुई हैं, वहां पे बहुत ही 1, 2, 3 इतनी ही सिर्फ वीमेन है, अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला उनको असेंबली में, तो यहाँ पे वो 2 वीमेन को नॉमिनेट कर सकते हैं। दो वीमेन को वो नॉमिनेट कर सकते हैं ताकि वो अपने वीमेन इश्यूज जो हैं वहां तक अपनी बात पहुंचा सके और उनके जो भी वीमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके, वीमेन एम्पावरमेंट किया जा सके। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जल्दी से। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 16। इसमें जो भी मेंबर्स बनेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी कि MLAs के इलेक्शन के लिए जो भी खड़े होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन की बात की गई है। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, यानी कि अगर किसी को MLA बनना है तो ये सारी क्वालिफिकेशंस उनके पास होनी चाहिए। इसमें सबसे फर्स्ट आती है सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकंड नॉट लेस देन 25 years of age, and third is जो भी क्वालिफिकेशन
पार्लियामेंट सेट करेगा। यानी कि पार्लियामेंट कोई भी न्यू क्वालिफिकेशन यहाँ पे या मिनिमम क्राइटेरिया कुछ भी न्यू इंट्रोड्यूस कर सकता है। जो नेक्स्ट हमारा इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 17। आपको पता होगा कि जब हमारा स्टेट डिवाइड यूटी नहीं बना था, स्टेट ही था, तब यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी वो 6 इयर्स की होती थी। लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है। बट हमारे जो इंडिया में बाकी जगह सारी स्टेट्स हैं, कहीं पे भी ये 6 इयर्स नहीं है, सिर्फ 5 इयर्स है। 6 इयर्स राज्यसभा या अपर हाउस जो बाकी कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, 6 साल की टर्म उनकी होती है। लेकिन जो लोअर हाउसेज होते हैं जैसे कि लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वहाँ पे सिर्फ 5 इयर्स का टर्म होता है। इस सेक्शन में भी 5 इयर्स यही चीज मेंशन की गई है। एंड इसमें एक सब सेक्शन और डाला गया है। ये जो 5 साल का टर्म है, ये हमारा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में रहेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अराइज होती है जिसमें हमें नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़े, वहां पे इस टर्म को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है 5 साल से ज्यादा काम कर सकती है ओनली इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अदरवाइज 5 साल का ही उसका टर्म होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे पास वो है, अब हमने क्वालिफिकेशन तो पढ़ लिया, अब उनका डिस्क्वालिफिकेशन का भी कुछ तो रूल होगा। तो जो सेक्शन 27 है, सेक्शन 27, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे किया जा सकता है। और सेक्शन 28 उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल कर दिया है। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल 10 में आता है। शेड्यूल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 32 सब सेक्शन 1। इसमें अब हमारी जो न्यू ड्यूटी बनी है उसको जो पावर्स दी गई हैं कि वो किस किस सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है, नोटिफिकेशंस निकाल सकता है, रूल्स बना सकता है, उसमें इस पे बात की गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा शेड्यूल 7 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 लिस्ट हैं, एक यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट। तो इस सेक्शन 32 में ये बोला गया है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो सभी लॉ सभी सब्जेक्ट्स पे ऑफ स्टेट लिस्ट पे लॉज बना सकती है एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस।
यानी कि इन दो चीजों को छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस को छोड़ के, बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो उसमें आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया और छोटे मोटे और सब्जेक्ट्स आ गए, लैंड हो गया, उस पे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यानी कि जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी, जो वहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, इन सारे सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है, सिर्फ पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस पे। ये दोनों जो सब्जेक्ट्स होंगे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर रहेंगे और वहाँ से वो डायरेक्ट ऑर्डर फॉलो करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। जो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 41। इसमें बजट की बात की गई है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं बजट जो वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। उसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। This is nothing but our budget. And जो next important section है थर्ड पार्ट में, वो है हमारा 52। इस सेक्शन में हमारे ऑर्डिनेंस पावर की बात की। जैसा आप जानते हैं जब जो असेंबली होती है हमारी, जैसे कि अगर लोकसभा उस टाइम पे उसका सिटिंग सेशन ना हो तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं, जो कि एक पार्लियामेंट्री लॉ की तरह ही एक्ट करता है। वैसे ही अगर यहाँ पे भी असेंबली नहीं होगी, जैसे अभी नहीं है, तो एलजी के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस, कोई भी लॉ, कोई भी रूल निकाल सकते हैं जिसका सेम पावर होगा जैसे कि पार्लियामेंट ने ही या स्टेट असेंबली ने ही पास किया हो। और जैसे ही स्टेट असेंबली बैठेगी उसको ये लॉ को पास करना होगा, या फिर इसका जो मैक्सिमम टर्म होता है वो होता है 6 मंथ्स। यानी कि कोई भी ऑर्डिनेंस, चाहे किसी स्टेट का गवर्नर बनाए चाहे प्रेसिडेंट बनाए, उसकी जो ड्यूरेशन होती है, मैक्सिमम ड्यूरेशन, दैट इज 6 मंथ्स। जो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 53। इसमें लिखा गया है जो मिनिस्टर्स बनेंगे, जो अलग अलग मिनिस्ट्री संभालते हैं, जैसे कि फाइनेंस हो गई, टूरिज्म हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, होम डिपार्टमेंट हो गया, तो ये कितने बनेंगे। इसमें लिखा है नॉट मोर देन 10% ऑफ असेंबली। यानी कि असेंबली अभी जो है हमारी 114, जिसकी मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ हो चुकी है, इसका 10% हुआ 11.4, यानी कि 11 मिनिस्टर्स होंगे। सिर्फ 11 मिनिस्टर्स ही हैं जो बन सकते हैं, बट इसमें चीफ मिनिस्टर को एक्सक्लूड किया जाता है, बट अगर कोई वो मिनिस्ट्री संभालेंगे तब नहीं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 54। जो चीफ मिनिस्टर हमारे यूपी में बनेंगे, चीफ मिनिस्टर सीएम, उनको अपॉइंट करेंगे, अपॉइंटेड बाय एलजी। एलजी उनको अपॉइंट करेंगे, यानी कि उनकी जो ओथ होती है वो एलजी साहब दिलाएंगे। और सीएम हमारा वही बनेगा जो इलेक्शन जीता होगा, या कोई दूसरा भी अगर बना होगा उसको 6 मंथ्स के अंदर
लेजिस्लेटिव असेंबली का री इलेक्शन जीतना पड़ेगा, वरना वो सीज कर जाएगा टू बी सीएम। एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे पार्ट 3 में है, वो है जो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी तक हम सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली की ही बात कर रहे थे, बट इस सेक्शन में इसको खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया। तो ये था हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने 3 पार्ट्स को अच्छे से स्टडी कर लिया। जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे उनको पढ़ लिया। बाकी का जो पार्ट है उसमें कुछ एक 2 सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। उसमें हम बाकी के बचे हुए पार्ट्स, उनके इंपॉर्टेंट सेक्शंस और जो हमारे पास शेड्यूल रह गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।